हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के अकाउंट के सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और मैं ऐसे ही नए नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेते आऊँगा। आप प्लीज़ इन सारे वीडियो को देखिएगा और इससे आपकी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन विथड्रॉन बाय आईसीएआई। आईसीएआई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोला गया है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईसीएआई ने कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा दिया है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है AS32 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। बी है लिमिटेड रिविजन टू AS2। सी ऑप्शन है लिमिटेड रिवीजन टू AS11 एंड डी ऑप्शन है लिमिटेड रिवीजन टू AS21। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू आपके यूपीपीसीएल। तो यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग यहाँ पे AS32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जबकि आईसीआई के साइड पे आपके जाके देखेंगे तो आईसीआई के साइड पे एक्चुअल में AS8 को विड्रॉ किया है उसने। AS8 को विड्रॉ किया गया है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई, बट यहाँ पे AS8 ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो विभाग है यानी यूपीपीसीएल है, उसने यहाँ पे जो आंसर माना है वो AS32 को करेक्ट माना है। तो हम अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर AS32 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का एडवांटेजेस क्या होता है यहाँ पे, यानी कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, both of these. Second option, any mistake in the book can be easily detected at the time of verification of cash। यानी अगर कोई भी कैश में कोई भी फ्रॉड या कोई भी गलती होती है तो उसका सत्यापन के लिए उसके इजली आसानी से उसकी जो भी गलती है वो पकड़ा जा सके, कोई मिस्टेक है, इसके लिए कैश बुक बनाई जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स इजली असर्टेन एंड डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला चीज तो कि कोई भी एरर होती है, कोई भी गलती होती है तो वो बुक से पता चल जाएगी। कैसे, क्योंकि सारा चीज हम क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर बुक में अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं यानी एक कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक क्यों बनाई जाती है, कैश बुक में क्या होता है कि सारे ऑल ट्रांजेक्शन जो भी कैश से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी कैश पेमेंट करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको पता होगा कि कैश अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है, तो डेबिट बैलेंस में ऑल रिसिप्ट को लिखा जाता है। जितनी सारी रिसिप्ट होती है, जो भी कैश में हम रिसीव होता है, मुझे पैसे आते हैं मेरे पास, वो सारे हम डेबिट में लिखते हैं। ऑल पेमेंट जितने हम सारे कैश में पेमेंट करते हैं वो हमारे कैश बुक के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से आइटम है जो मतलब अभी छूट गया है या गलती से रिकॉर्ड हुआ है या ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सारा चीज़ इजीली आप कैश बुक से पता कर सकते हो। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा एंड सी ऑप्शन डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर इजली असर्टेन, या ये भी करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए आप कैश बुक क्यों बनाते हो, क्योंकि आपकी जो कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट होता है उसको भी आसानी से आप असर्टेन कर सकते हैं पर डे। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी एंड सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100। क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड है। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हम जब पीएल अकाउंट बनाते हैं तो उस पीएल अकाउंट में कौन से ऐसे नीचे आइटम है जो पीएल अकाउंट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि पीएल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक अब देखें, चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कोई बैंक से लोन ले लिया है
और उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो यह इंटरेस्ट जो बिजनेस होती है उस बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाती है, इसको भी पीएल के डेबिट साइड में हमें रिकॉर्ड करनी होती है। तो पहला तो सही होगा फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। सेकंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हम अपने गुड्स को सेल करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम अपने गुड्स को मार्केट में बेचवाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, हम सेल एजेंट रखते हैं, उन्हें कमीशन देते हैं। बहुत सारे ऐसे हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं ताकि हमारी जो गुड्स है वो मार्केट में सेल हो सके, तो वो हमारे एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है। तो बी ऑप्शन बी सही है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसके बाद हम सारे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए हम एक ऑफिस बनाए हुए रहते हैं। तो ऑफिस में सारे लीगल, जितने सारे लीगल ऑफिशियल वर्क होती है उसकी एक्सपेंसेस भी होती है, तो उन सब को भी हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं। इस वजह से यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चंस का तीनों ही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही आपके एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पार्टीज इज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता होगा, बीओई, यानी हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो उसमें कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती है। सो तीन पार्टियां यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज ड्रावर। ड्रावर कौन होता है, जो बिल आपके बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड इज ड्रावी, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर भी बोला जाता है उसे। एंड थर्ड इज पेई, जिसको बिल का पैसा मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होगा। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा, ड्रावी, ड्रावर, पेई। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट यहाँ पे। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड यूजिंग एडजस्ट जर्नल एंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे कौन से ऐसे एंट्री है जिसको हम एडजस्ट जर्नल एंट्री करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कौन से ऐसे आइटम्स है जिसको हम जर्नल एंट्री करते समय रिकॉर्ड नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल प्रविष्टि को एडजस्ट करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड रेवेन्यू। ये देखिए, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यू, ये तो रिकॉर्ड किया जाता है। आपने पढ़ा होगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो जो जो एडजस्टमेंट होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एटलीस्ट 2 जगह उसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है फाइनल अकाउंट में, एटलीस्ट 2 जगह। ठीक है, तो एक्रूड एक्सपेंसेस आती है, एक्रूड रेवेन्यू भी आती है। पोस्ट पेड एक्सपेंसेस, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस होती है, क्या ये आती है, इसको देखना है हमें। सी ऑप्शन। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी जो ऐसे आइटम्स होते हैं जो कैश से संबंध नहीं होता है, जैसे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करते हैं हम, क्योंकि ये मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस होती है, तो इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। जैसे पीएल, जैसे आपका डेप्रिसिएशन लगता है मशीन पे, फर्नीचर पे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस तो एडजस्ट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न अर्न रेवेन्यूज, यानी कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले से कर देते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस कर देते हैं, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेंट देना होता है तो मान लीजिए कि 2 महीने का हम एडवांस में दे दिए तो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। इंश्योरेंस के पॉलिसी देनी है तो वो मैं एडवांस में दे दिया तो वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। तो उस इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है एडजस्ट एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है, सी सही है, डी सही है। बट ये बोले नॉट रिकॉर्डेड, तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। ये कोई किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पोस्ट पेड एक्सपेंसेस कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे एडजस्टमेंट में। ठीक है, सो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फीचर्स नहीं है,
निम्नलिखित में से लाभ हानि खाते की सुविधा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ एन अकाउंट ईयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस। यानी ये जो अकाउंट है ये अकाउंट ईयर के फर्स्ट डे को प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस में कितने नेट रिजल्ट यानी कितनी उसकी नेट लॉस या नेट प्रॉफिट क्या है वो पता करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट बी वाला देखेंगे। ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू आर शोन इन दिस अकाउंट। क्या इसमें केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को ही रिकॉर्ड किया जाता है? बिल्कुल सही, ये तो है ही है इसमें। It start with closing balance of trading account, that means a grossing profit, grossing loss, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन आपका इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट का सेकेंड स्टेज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहला चीज तो कि नॉट फीचर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है हर साल के 31 मार्च एंडिंग डेट को। तो 31 मार्च हो सकता है या फिर आपका 31 दिसंबर हो सकता है, या तो हम 30 मार्च को बनाते हैं या तो 31 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। उसी समय पीएल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट जब बनाई जाती है। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट डे ऑन ए अकाउंट ईयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये बात ये नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे को नहीं बनाया जाता है कि कोई भी अकाउंटिंग ईयर अगर स्टार्ट होती है, मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होती है आपका, तो हम 1 अप्रैल को ही नहीं बना सकते पीएल अकाउंट। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब अभी तो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है बिजनेस का, तो बिजनेस का जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं रहेगा। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है इसके अकॉर्डिंग। बाकी इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये बात सही है। इसके बाद ये स्टार्ट होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट मीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ये भी बात सही है। इसके बाद ये फाइनल अकाउंट का सेकेंड स्टेज होता है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपका क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम बनाते हैं पीएल अकाउंट, देन उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये तीनों अकाउंट बनाते हैं, जब ये तीनों अकाउंट बना लेते हैं तो होता है मेरा फाइनल अकाउंट। ओके, सो पीएल इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि ये बी सी डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा यहाँ पे और ए ऑप्शन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पे। ऑप्शन देखेंगे, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। बोला गया है क्या कि जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे तो उस पे कानूनी रूप से मोहर लगाया जाना चाहिए, ठीक है ये बात तो सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग एंड नॉट ओरल। हाँ ये भी सही है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी बनाई जाएगी सो राइटिंग में बनाई जाती है, रिटेन में होना चाहिए, ओरल में नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि जो बिल को बना रहा है यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना रहा है वो इस पे साइन ना करे। ये आवश्यक नहीं है कि विनिमय पत्र के निर्माता इसे हस्ताक्षर करना चाहिए। डी, इट्स एन ऑर्डर टू मेक ए पेमेंट, ये एक ऑर्डर होता है यानी इसमें एक आदेश होता है पेमेंट करने के लिए। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? सो देखिए पहली चीज तो ये जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे तो आपकी कुछ इसके बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है जो होनी चाहिए, तभी हम बिल ऑफ एक्सचेंज को वैलिड मानते हैं। जैसे कि पहला डेट, सेकेंड नाम लिखेंगे पार्टीज का, उसके बाद साइन होना चाहिए पार्टी का, ठीक है। जब भी हम बनाएंगे स्टैंप होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बियरर है तो बियरर वर्ड लिखेंगे, या फिर अगर ऑर्डर, क्योंकि पेमेंट करने का बियरर लिख सकते हैं या ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर टू पे या ऑर्डर टू पे या ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो क्लियर कट होना चाहिए। इस वजह से तो हमें ये ध्यान देना है कि स्टैम्प तो होना चाहिए, ये बात सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, हाँ। एक चीज़ और कि आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे वो लिखित में होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए।
ओरल हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही होगा, और सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सी फीचर नहीं होता है। कैसे? क्योंकि जो बिल बना रहा है उसका साइन तो होना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में कि इट्स नॉट नेसेसरी, ये तो गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। नॉट नेसेसरी नहीं होता है, इट्स नेसेसरी होगा। डेट मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट, यानी जो भी बिल बनाता है उसका साइन होना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, सो इस वजह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? पीएल अकाउंट का कंटेंट निम्नलिखित में से नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही। अभी मैंने जस्ट ऊपर ही बताया कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या पता चलता है? उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है या ग्रॉस लॉस पता चलता है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। बी मतलब पहला यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट पहला सही है। बी कह रहा है इनकम रिलेटेड टू परचेज। अच्छा, परचेज से रिलेटेड जो इनकम होती है ये चीज बोल रहा है। सी देखेंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होती है वो कहाँ जाती है? आपके पीएल अकाउंट में जाती है। ऑल इनडायरेक्ट इनकम ये भी पीएल में जाती है। इनकम रिलेटेड टू परचेज, ये जो परचेज से रिलेटेड जो संबंध आपके इनकम होती है ये कहाँ जाती है? परचेज से रिलेटेड जो इनकम होती है ये तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट अ कंटेंट, तो ए सी डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंटेंट होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो परचेस है ये परचेस का संबंध ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ही हम क्या लिखते हैं? एक साइड यानी इसके डेबिट साइड में परचेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते हैं। तो परचेस करेंगे तभी तो सेल होगा, बिना परचेस के हम सेल नहीं कर सकते। इसलिए इनकम रिलेटेड टू परचेस आर रिकॉर्डेड ऑन in the trading account. Okay, so option B is correct. Moving on the next question, next question की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a part of current asset? So current asset का part नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, सेकेंड ऑप्शन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, थर्ड ऑफिस इक्विपमेंट, एंड आपका फोर्थ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? देखिए, करेंट एसेट का पहले मतलब समझेंगे। एंड एक आपके देखिए, एसेट जो होती है आपके दो टाइप्स की होती है। एक होती है करेंट एसेट और एक होता है आपका फिक्स एसेट। ओके, करेंट एसेट किसे कहा जाता है? करेंट एसेट वो होते हैं जिसकी पेमेंट हमें रिसीव हो जाती है, यानी जिसकी पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जिसकी पेमेंट मुझे रिसीव हो जाती है उसको बोलेंगे करेंट एसेट। जैसे कि क्या क्या होते हैं आपके? डेटर होते हैं, यानी मुझे पता है कि अगर मैंने सामान उधार बेचा है कस्टमर को तो वो मेरा डेटर बन जाता है, और डेटर से जो पैसे मुझे मिलेंगे वो एक साल के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, वो एक साल से ज़्यादा उधार सामान हम उसको बेचते नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2 महीने का टाइम 3 महीने का टाइम दे सकते हैं। तो डेटा मेरा करेंट एसेट हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक यानी जो हम सामान रखे हैं बेचने के लिए वो तो 2-3 महीने में बिक ही जाएगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक भी हम क्या मानते हैं कि स्टॉक भी हमारा करंट एसेट होती है। ऐसे करके आपकी ये सारे करंट एसेट होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट होती है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस मैंने पहले ही कर दिया हुआ है 2 महीने 3 महीने एक साल। इसके बाद आपके कैश जो होती है, क्योंकि पहले से मेरे पास कैश अवेलेबल है कैश के फॉर्म में, तो वो तो करंट एसेट होगा ही, जिसको इजीली हम क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैश है उसको कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी वो कैश में है। डेटर को हम कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, क्योंकि 2-3 महीने का उसको हमने टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि 2-3 महीने में आप पेमेंट कर दो। स्टॉक हम ये मानते हैं कि हमारा जो स्टॉक है गोदाम से जो सामान है वो हमारा 2-3 महीने 4 महीने में यानी एक साल के अंदर बिक जाएगा। इस वजह से
इस वजह से ये मान के चलते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, करंट एसेट होगा। ये तो सारे करंट एसेट होते हैं, ठीक है। और फिक्स एसेट क्या होता है कि जो मैंने एक बार बिल्डिंग में लगा दिया, यानी जो भी फैक्ट्री है, जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर एक बार मैंने लगा दिया तो उसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलता रहेगा। जैसे आपकी मशीन होती है, मशीन को मैंने एक बार लगा दिया तो उसकी बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगी, और ये फिक्स्ड हो जाता है। इसके बाद आपके बिल्डिंग हो गए, ये भी फिक्स्ड हो जाता है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऐसे करके ये बहुत सारे आपके एसेट होती है जो फिक्स्ड होती है, जिनकी लाइफ टाइम 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, ये डेटर ही बोला जाता है, तो डेटर ये तो करेंट एसेट होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट एक फिक्स एसेट होती है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होती है, एक फिक्स एसेट होती है, क्योंकि एक बार मैंने अगर ऑफिस के अंदर इक्विपमेंट लगा दिया, कोई मशीन प्लांट वगैरह स्टैब्लिश कर दिया, तो फिर वो अब आराम से 10 साल तक चलेगी, और 10 साल तक मुझे उससे लगातार पैसे अर्न कर सकता हूँ। इस वजह से वो ऑफिस इक्विपमेंट एक फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ करंट लाइबिलिटीज। अब कह रहे हैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं होता है। सेम उसी तरह लाइबिलिटीज भी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज और एक होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है कि जब कोई बिजनेस में कोई भी लोन वगैरह कुछ भी लेता है, उसकी पेमेंट 1 साल के अंदर कर देता है, ठीक है। पेमेंट मेड विद इन 1 ईयर, तो उस आइटम्स को हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। सपोज मान लीजिए क्रेडिटर होते हैं, सपोज मान लीजिए आपके क्रेडिटर हो जाएंगे। जो क्रेडिटर होते हैं, अगर उनसे हम सामान खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है 2 या 3 महीने में हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो मैंने अभी बताया ना कि करंट लायबिलिटीज वो होती है जिसका पेमेंट आप 1 साल के अंदर कर देते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज हो जाती है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। कोई लोन लिया है मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन मेरी क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म लोन भी मेरी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन वो होती है जिसकी लाइफ टाइम, यानी जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर हम कर देंगे। इसका उल्टा क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, डिबेंचर्स हो जाएंगे। डिबेंचर से हम जो पैसे लेते हैं तो उनकी रिपेमेंट पीरियड जो होती है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल होती है, तो डिबेंचर्स हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। लोन अगर बैंक से लिया है मैंने 5 साल 6 साल का, उसका रिपेमेंट पीरियड है, तो वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, बी करंट टैक्स लायबिलिटीज, सी करंट पोर्शन ऑफ लोन्स पेबल, current portion of loans payable, and D credit card debt, credit card debt। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए क्रेडिट कार्ड डेब्ट भी हो गया, मतलब कि एक आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब भी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से हम जो लोन लेते हैं पता है ना आपको, 50 दिन के अंदर आपको पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, 50 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड थी, तो 50 डेज इज क्या हो रहा है, 1 साल के अंदर आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा। करंट पोर्शन ऑफ द लोन्स पेबल, अब वो वही हो गया, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है सी ऑप्शन में, कि शॉर्ट टर्म है वो लोन्स, क्या है, शॉर्ट टर्म है। इसके बाद आपका करंट टैक्स लायबिलिटीज, तो करंट टैक्स लायबिलिटी में सारे करंट टैक्स लायबिलिटी आएंगे, क्रेडिटर आ जाएंगे, कोई अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, तो बी भी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के पार्ट होती है। तो बी सी डी सब करंट लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। एंड यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती है ये एक टैक्स लायबिलिटी की बात की जा रही है, कि मान लीजिए कि मुझे कोई टैक्स पे करना है, तो उस टैक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, विलंब करके पे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहा हूँ, और 1 साल में नहीं पे कर रहा हूँ, मैं उसे कई सालों तक पे कर रहा हूँ। इस वजह से वो हमारी एक टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज वो होगा नहीं, क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा।
ओके, सो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्लोजिंग एंट्री। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऐसा आपके क्लोजिंग एंट्री का सीक्वेंस का पार्ट नहीं होता है। यानी हम जब भी एंट्री करते हैं तो एंट्री क्लोज करते हैं, ठीक है, एंट्री क्लोज करने का वो उसका पार्ट नहीं होता है। देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट, a journal entry debits a journal entry debits all revenue accounts and crediting income summary. B, all expenses are closed out by crediting the expense accounts and debiting the income summary. And C, all revenue accounts are transferred to income summary. And D क्या होगा, all income summary account is not closed। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो देखिए यहाँ पे पहला चीज क्या है, अ जर्नल एंट्री डेबिट्स ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स। हम जर्नल एंट्री जब भी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने सारे रेवेन्यू अकाउंट्स होती है उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एंड क्रेडिटिंग करते हैं इनकम्स को, इनकम समरी को। तो ये तो क्लोजिंग एंट्री का पार्ट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। हम जब भी क्लोज करते हैं तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड, सारे एक्सपेंसेस को जब हम क्लोज करते हैं तो क्रेडिटिंग कर देते हैं उस एक्सपेंसेस अकाउंट को एंड डेबिटिंग कर देते हैं इनकम। ये भी सही है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने नॉर्मली एंट्री क्या पढ़ा है कि जो नॉर्मली एंट्री ये होती है कि सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, बट हम क्लोजिंग करते समय उस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो उल्टा करेंगे, यानी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये भी तो सब क्लोजिंग एंट्री का पार्ट है, ये भी क्लोजिंग एंट्री का पार्ट हो जाएगा। ऑल रेवेन्यू अकाउंट आर ट्रांसफर टू इनकम समरी, यानी सारे रेवेन्यू अकाउंट को हम क्या करते हैं, इनकम समरी में ट्रांसफर करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन बस बच रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या बोला है कि इनकम समरी अकाउंट इज नॉट क्लोज, यानी इनकम समरी जो इनकम अकाउंट्स होती है उसको हम क्लोज नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो भी इनकम समरी होती है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि इनकम समरी कोई होती नहीं है। इनकम में क्या आ जाते हैं, इनकम में सारे रेवेन्यू अकाउंट्स ही आ जाते हैं, सारे रेवेन्यू अकाउंट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इनकम समरी में, ना कि इनकम समरी को क्लोज किया जाता है, ठीक है। इस वजह से ये एक पार्ट नहीं होगा यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी के पार्ट नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि जो भी बिजनेस होती है उस बिजनेस में जो पैसे लगाए होते हैं जो मेंबर्स, उनको बोला जाएगा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के कुछ उनके पैसे होते हैं तो उस पैसे से वो कुछ पैसे डिविडेंड उनको रिसीव होता है, प्रॉफिट रिसीव होता है। अब यहाँ पे हमसे देखना है कि कौन कौन सी चीजें होती है जो शेयर होल्डर का पार्ट नहीं होता है। शेयर होल्डर के क्या क्या पैसे होते हैं, डिविडेंड होते हैं जो उन्हें हर साल दिया जाता है। शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न अर्निंग होती है शेयर होल्डर के पास। रिटर्न अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है बिजनेस के अंदर तो वो उसे संभाल के रख लेते हैं एक गोलक के रूप में, ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा तो उनसे वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल स्टॉक होती है, हाँ, कैपिटल स्टॉक का मतलब हो गया कि वही अलग से हम बहुत सारे क्या करते हैं, स्पेशल फंड खोल के रखे रहते हैं और उसमें पैसे हम डालते रहते हैं, इस तरीके से वो हमारा एक कैपिटल स्टॉक बन जाता है। इस तरीके से ही हमारे क्या हो जाता है, कैपिटल स्टॉक बन जाता है। इसके बाद एडिशनल पेड इन कैपिटल। अच्छा, कुछ और भी उनके कैपिटल्स होती है कि वो जब चाहे तब पैसे वो अपने पास मंगा सकते हैं, ठीक है। एडिशनल पेड अप कर सकते हैं, कैपिटल में जरूरत होती है तो शेयर होल्डर पेड कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी बिजनेस को अगर जरूरत होती है तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, एडिशनल पैसे देते हैं बिजनेस को। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के क्या क्या इक्विटी हो जाएगी, मतलब पार्ट होंगे, तो देखो
एक तो खुद का पैसा जो होता है रिटेन अर्निंग्स, मतलब जो गोलक के रूप में रखते हैं। दूसरा बी ऑप्शन कैपिटल स्टॉक, जो कि बताया मैंने स्पेशल तरह के फंड होते हैं जो उनके पास अपने पास स्टॉक में बना के रखे रहते हैं। एडिशनल पेड अप इन कैपिटल, तो ये ए बी सी तीनों ही क्या होंगे, शेयर होल्डर इक्विटी के पार्ट होते हैं। लोन्स पेबल, ये ऑप्शन यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लोन्स पेबल नहीं होता है शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट, क्योंकि लोन्स पेबल तो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है। ये इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी के फंड नहीं होती है, ना ही उनकी कैपिटल का पार्ट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहे हैं यहाँ पे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी अब ये आपको पहले पता होना चाहिए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होती है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होती है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमें बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अक्सर ये एनजीओ टाइप की जो होती है, जो भी एनजीओ टाइप की होती है उसमें हमें क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, इनकम्प्लीट नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एनजीओ। ठीक है, नॉन आपके नॉन ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों में बहुत आपके एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं पीएल अकाउंट की जगह। जैसे नॉर्मली बिजनेस में क्या बनता है, नॉर्मल जो बिजनेस होता है वहाँ पे पीएल अकाउंट बनता है। तो एनजीओ वाले जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनते हैं। और साथ में यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। और नॉर्मल बिजनेस में क्या बनता है, कैश अकाउंट बनता है। ये डिफरेंस होता है। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन से पार्ट होंगे, जैसे पीएल बनता है उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, इट्स बैलेंस कैन नेवर बी क्रेडिट। कह रहा है क्या, इसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकती है। ये तो गलत बात है, क्रेडिट होता है। सरप्लस होती है इसमें, जैसे यहाँ पे पीएल में क्या आते हैं, पीएल में आपके नेट प्रॉफिट आते हैं, उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस आती है। अच्छा, पीएल में जैसे लॉस आती है उसी तरह यहाँ पे डिफिशियंसी आती है। दिस अकाउंट शोज ओपनिंग बैलेंस एक्सेप्ट इन द फर्स्ट ईयर। कह रहा है कि ये जो अकाउंट्स होती है ये आपके शुरू में क्या दिखाएगी, ओपनिंग बैलेंस दिखाती है, जबकि फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं दिखाएगी, पहले साल को छोड़ के। क्या बोल रहा है, ये खाता पहले वर्ष को छोड़कर खोलने की शेष राशि दिखाता है। कहाँ से दिखाएगा, इसमें कोई भी शेष राशि नहीं होती है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। ट्रांजेक्शंस बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड हियर। कह रहा है कि जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाते हैं उसमें दोनों तरह के कैपिटल एंड रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ये भी सही है, बी भी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम शो करते हैं जैसे पहले अकाउंट में होता है उसी तरह इसी तरह। नेक्स्ट डी में ओनली रेवेन्यू एक्सटेंशंस आर रिकॉर्डेड हियर। केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात गलत है, क्यों, अभी सी ऑप्शन में बोला गया है यहाँ पे कि इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड किया जाता है, और डी में बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम जब भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। केवल रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर्स ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैरेक्टर्स कौन है, अभी मैंने बताया कि जो एनजीओ होती है उस एनजीओ में आपके दो अकाउंट्स बनेंगे, एक आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं और दूसरा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट की तरह ही होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट की तरह ही होता है। ठीक है, तो अब कैश अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें पता होगा कि आपको सारे कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी रिकॉर्ड किए जाते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम क्या क्या है। ओनली कैश ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड है, कह रहा है केवल कैश ट्रांसफर को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये बात तो सही है। इट इज अकाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कह रहा है कि ये जो अकाउंट्स होती है इट इज अकाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम, ये रेवेन्यू इनकम के अकाउंट्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अकाउंट होती है अकाउंटिंग ईयर में, ये भी बात सही है। ऑल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम ऑन क्रेडिट साइड, इसमें सारे इनकम्स जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे, डेबिट साइड में, और सारे इनकम्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका रिसिप्ट होता है और पेमेंट होता है। तो बस इसमें दो कॉलम बनते हैं, एक रिसिप्ट कॉलम और एक पेमेंट कॉलम बनता है। तो जो आइटम जो हमें जब पैसे रिसीव होते हैं तो हम उसे रिसिप्ट कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जब हमें पेमेंट करना होता है तो उसे पेमेंट भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गलत हो गई है। द होल अमाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर वेदर रिसीव्ड आर पेड इन कैश और नॉट इन रिकॉर्डेड इन हॉल, जितनी भी सारे अमाउंट्स होती है इनकम की एक्सपेंडिचर्स को, अगर वो रिसीव हो रहा है या पेड हो रहा है कैश में या फिर नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, रॉन्ग। अरे, इसमें बोला गया है कि डिसिप्लिन पेमेंट का मतलब कि हो गया कि आपको हर तरह के इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पेड इन कैश और नॉट इन रिकॉर्डेड इन, मतलब कि आप कैश में पेड किए हैं उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, और क्या है नॉट इन रिकॉर्डेड इन, और जो रिकॉर्ड नहीं किया है उसको भी कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये रॉन्ग है। आपको भी बताया गया कि इसमें कैश पेमेंट, कैश जो पे कर रहे हैं या कैश रिसीव हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसिप्ट साइड में जितने रिसीव हुए हैं कैश उसको रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट साइड में जितना पेमेंट किया उसको रिकॉर्ड करते हैं। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बी वाला देख लेते हैं एक बार। इट इज अकाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अकाउंटिंग है, नहीं, क्योंकि इसके लिए तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा, तो भी नहीं होगा। ओनली कैश ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड हियर, यस, इसमें केवल कैश ट्रांसफर को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टाइप्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं आपके, डिमांड बिल होते हैं, क्लीन्स बिल होती है, ट्रेड बिल होती है। तो ये तीनों तरह के ही बिल ऑफ एक्सचेंज होती है, डिमांड बिल भी होती है, क्लीन बिल भी होती है, ट्रेड बिल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही होंगे इसका, सो ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफाइड बैलेंस शीट। क्लासिफाइड बैलेंस शीट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग क्लासिफिकेशन बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया करेंट एसेट होंगे और फिक्स एसेट होते हैं। तो इसी तरह तो करेंट एसेट में क्या होती है, करेंट आइटम्स आती हैं जैसे डेटर्स, स्टॉक, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होगा। तो बैलेंस शीट की क्लासिफाइड होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल होती है। करेंट एसेट एंड फिक्स एसेट भी होती है, अभी जैसे बताया, हाँ। इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को क्या किया कर दिया जाता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सारा ही सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स एसेट में जाता है। कहाँ जाएगा, ये फिक्स एसेट में जाएगा, क्योंकि मैंने लंबे समय के लिए क्या किया, अपने एसेट को फिक्स कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। करेंट एसेट में जाता है, फिक्स एसेट में जाएगा, फिक्स एसेट में आपका प्रॉपर्टी आ जाएंगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बिल्स पेबल्स हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके आ जाएंगे डेटर्स, सॉरी डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इस तरीके से ये सारे सब क्लासिफाई किया गया रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं, पहला चीज तो समझेंगे। देखिए, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो केवल रिपेयर्स के पर्पज से किया जाता है, ठीक है। और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए
और बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बात सही है? यानी हम ऐसे एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे किसी भी कैपिटल की अर्निंग बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक सिनेमा है, सिनेमा हॉल में आपके 100 चेयर है, 100 चेयर है, सिनेमा हॉल है उसमें 100 चेयर लगी हुई है। मैंने क्या किया, 50 चेयर और लगा दिए, 50 चेयर्स और लगा दिए, तो अब हो गए 150 चेयर। ये जो मैंने 50 चेयर और लगवाए हैं, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। क्यों, कैसे पहचाना मैंने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि इस 50 चेयर से हमारी अर्निंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम उसी तरह बिजनेस में भी होता है। अगर हम कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उस एक्सपेंडिचर से इनकम इंक्रीज हो जाती है, अर्निंग इंक्रीज हो जाती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसका उल्टा। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग की मैंने क्या कर दी, रंगाई करवा दी, पुताई करवा दी, पेंटिंग करवा दिया। अब बिल्डिंग की जब मैं पेंटिंग करवा दूंगा तो क्या होगा, वो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, यानी थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उससे हमारी कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी बिजनेस का। सो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करेंगे, मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी। ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी जैसे मैं बताया, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आप एक्सपेंडिचर करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ए ऑप्शन। बी देखेंगे, सीक टू इम्प्रूव अर्निंग कैपेसिटी, इम्प्रूव आ गया, मतलब हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अभी तक। सी देख लेते हैं, नॉट गुड फॉर अर्निंग कैपेसिटी, मतलब वो अर्निंग कैपेसिटी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। डी, नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो मेरी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेंटेंस डज नॉट जस्टिफाई विद द पर्पज ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के उद्देश्य के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस जो है इसमें जस्टिफाई नहीं करता है? ए ऑप्शन, ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट अकाउंट बैलेंस आर एक्यूरेटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग लेजर्स। कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस जो है वो ये इंश्योर करता है कि जितने सारे अकाउंट बैलेंसेस होते हैं वो एक्यूरेटली अकाउंटिंग लेजर से ही लाए गए हैं। ये तो सही बात है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम जब बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस आती है वो कहाँ से आती है, अकाउंटिंग लेजर से ही आती है, तो ये बिल्कुल सही है। ये जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट। बी देखेंगे, ट्रायल बैलेंस ensure that for every debit entry recorded, a corresponding credit entry has been recorded in books in accordance with the double entry concept of accounting। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उस ट्रायल बैलेंस ये इंश्योर करता है कि जितने सारे ट्रांजेक्शंस हुए हैं हर ट्रांजेक्शंस का डेबिट होता है और उसका क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी करते हैं उसको और क्रेडिट भी करते हैं। हाँ ये तो सही है बात है। सो एंट्री रिकॉर्डेड इन करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री, हाँ हर डेबिट का क्या होगा, हर डेबिट एंट्री का क्रेडिट एंट्री भी होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो बी ऑप्शन यानी बी भी जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे, ए भी जस्टिफाई किया, बी भी। सी देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस डज नॉट असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस जो है वो मदद नहीं करता है कोई भी गलती, कोई भी एरर्स को रेक्टिफाई करने में या उसे ढूंढने में, ये गलत बात है। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी एरर्स हो रही हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को ढूंढना, उनको फाइंड करना, उनको पता लगाने में मदद करना, सहायता करना, ट्रायल बैलेंस का ही पर्पस होता है। ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरा यह जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी है अभी तक सही। ठीक है, तो सी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। डी एक बार देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तो आपका जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा क्या आएगा, ये आपका ट्रायल बैलेंस ही आता है।
हाँ बिल्कुल सही होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका ट्रेडिंग आ जाएगा और आपके ट्रायल बैलेंस आएंगे, तो ये सब आपके फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपके क्या क्या आ जाएंगे, केवल ट्रेडिंग आएंगे और ट्रायल बैलेंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो ए बी एंड डी क्या है, जस्टिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इक्वेशन इज फॉलोड बाय अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही है, अकाउंटिंग इक्वेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में क्या क्या होती है, एसेट होती है, लायबिलिटीज होती है और कैपिटल्स होती है। और ये कैपिटल किसकी होती है, ओनर्स की कैपिटल्स होती है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये मेरे एसेट के बराबर होती है, इसको याद रखना है आपको। तो सर यहाँ पे कौन ऐसे आएगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट होती है। तो कौन सा इक्वेशन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ईच ऑफ द सब्सिडी लेजर, इट विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हम क्या वो करते हैं कि ये आपका जनरल लेजर जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके सब्सिडी लेजर्स भी बनानी पड़ती है, मुझे सब्सिडी लेजर्स भी बनानी पड़ती है। तो सब्सिडी लेजर्स में क्या क्या आएंगे, आप सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हो, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाते हो, और बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हो। तो यहाँ पे तीनों ही सब्सिडी आपके लेजर होती है, ठीक है। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में सारे आ जाते हैं, मतलब जो इन सब में नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। इस वजह से सब्सिडरी लेजर्स क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a bill of exchange is generally drawn by। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, आमतौर पे विनिमय पत्र तैयार होता है किसके द्वारा और किस पे तैयार होता है। देखिए, बैंक ऑन क्रेडिटर, लेनदार पर बैंक, मतलब जो हमारा बैंक के ऊपर हम बनाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम जब भी बनाएंगे वो हम किसके लिए बनाएंगे, डेटर्स के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेटर्स राइट आंसर होगा। तो डेटर्स किस में है आपका, सी है। देखिए, क्रेडिटर ऑन हिज डेटर, जैसे मान लीजिए चेक है, अगर चेक आप इशू करते हैं, तो चेक किसको इशू करेंगे आप, डेटर को इशू करेंगे। और चेक कौन इशू करेगा, क्रेडिटर इशू करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे सी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टोटल लगभग ये 21 क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तो अपने फ्रेंड्स, दोस्त, यार, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।